जैसा कि मित्रों, इकोनॉमी के अंतर्गत हम शेयर मार्केट के विषय में समझे थे। तो शेयर मार्केट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था प्रतिभूति क्या होती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसको कौन नियंत्रण करता है, ठीक है, और वर्तमान में उसकी स्थिति किस प्रकार से है और गवर्नमेंट के इस संदर्भ में क्या कुछ तथ्यात्मक हस्तक्षेप रहता है, उसके विषय में ही बताया था। हालांकि शेयर मार्केट में तो आप जानते हो गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सेबी के द्वारा नियंत्रण होती हैं। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो कि शेयर मार्केट में आप जानते हो कि जितनी भी जो कंपनियां होती हैं, कंपनियां अपना क्या करती हैं, अपना एक अंश निर्धारित करती हैं और वो अंश को क्या करती हैं, वो मार्केट में बिक्री हेतु प्रोवाइड कराती हैं। राइट। तो ये डिटेल से मैंने समझ लिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा थोड़ा हम तरलता के संदर्भ में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। इसके आगे हम थोड़ा शेयर मार्केट को और थोड़ा डिटेल से समझ, इसमें आज हमारा कई चीज़ें समझने को मिलेंगी आपको। जैसे प्रतिभूति क्या होती है, प्रतिभूति को हम थोड़ा और डिटेल से समझ लें, क्योंकि प्रतिभूति सरकार ही क्या करती रिलीज करती है और प्राइवेट संस्था या कंपनी कुछ भी हो वो भी रिलीज करती है। और आप जानते हो बॉन्ड क्या होता है, इसके विषय में भी थोड़ा समझेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव में कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था, बैंक के संदर्भ में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो बैंक के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हो, पहले तो हम समझते हैं तरलता। तो आपने तरलता शब्द का नाम सुना होगा, तरलता क्या होती है। तो तरलता तो आप जानते हो कि तरलता एक्चुअली में देखी जाए तो मार्केट में जो मुद्रा का प्रचलन होता है, तो वो आप देखोगे दो आधार बेसिस पर होता है। पहली एक होती है चल संपत्ति, एक होती अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति या अचल संपत्ति, इन संपत्ति में जो चल संपत्ति होती है वही एक्चुअली में फिजिकल रूप से हम क्या करते हैं, कोई लेन देन करते हैं तो उसको हम यूज करते हैं। चल संपत्ति का मतलब हस्तांतरण, यानी कि संपत्ति का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो हस्तांतरण होता है एवं क्या होता है वस्तुओं का सेवाओं का जो लेन देन होता है, तो उसके अंतर्गत जो हम संपत्ति का यूज करते हैं वो चल संपत्ति होती है। राइट। और अचल संपत्ति एक स्थिर संपत्ति होती है जो कहीं ना कहीं देखी जाए हमें पूंजी को बढ़ावा तो देती है, लेकिन हम उसे किसी वस्तु या किसी चीज़ को परचेज करने में यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो हाँ, वो हमें पूंजी वो क्या करती है, सृजित करने में योगदान देती है। वो होती अचल संपत्ति, जिसमें भूमि, प्लाट जो भी है हमारी संपत्ति होती है वो अचल संपत्ति। जबकि चल संपत्तियां ऐसी संपत्तियां होती हैं जो हस्तांतरण हो सकती हैं, जिसमें हम मार्केट में उनको यूज करते हैं फिजिकली रूप से। राइट। वो हमारी क्या है, एक चल संपत्ति होती है। अब बात ये आती है कि ये चल संपत्ति कोई जब मार्केट में इसका फ्लो रहता है तो उसको कैसे कम करना, क्या ज़्यादा करना है, तो इसका जो काम होता है वो आरबीआई का होता है। राइट। अब आरबीआई के माध्यम से ही कितनी भी जो बैंकें होती हैं वो रेगुलेट होती हैं, और वो बैंकों में जो भी मुद्रा का जो प्रचलन है उसको कम ज़्यादा किस प्रकार से किया जाए और मार्केट में जो मुद्रा का जो फ्लो है उसको नियंत्रण कैसे किया जाए, वो काम तो आरबीआई ही करती है। ओके। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ बैंकें जो प्राइवेट सेक्टर बैंकें हैं वो भी जो रजिस्टर्ड बैंकें होती हैं, वो बैंकें अपने अकॉर्डिंग भी निर्णय ले सकती हैं, लेकिन वो आप जानते हो वो डिपेंड करता है उनकी ब्याज दर पर। ठीक है। अगर वो किसी व्यक्ति को ब्याज देती हैं तो उस ब्याज पर कितना वो ब्याज लगा रही हैं, कोई अगर मूलधन दे रही हैं उस पर कितना ब्याज लगा रही हैं, तो वो आप जानते हो कि उससे क्या होता है कि मार्केट में जो भी मनी है उसमें उसका जो फ्लो है कम या ज़्यादा वो भी हो सकता है। राइट। लेकिन आप जानते हो आरबीआई इसका मुख्य जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि आरबीआई क्या करेगी, रिवर्स रेपो रेट है और सीआरआर है, ठीक है, और रेपो रेट है, इसको कम ज़्यादा करने से या जो भी मैंने आपको बताया था जो भी आरबीआई करती है वो किस लिए करती है, वो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए करती है, मुद्रा का जो फ्लो है उसको कम करने के लिए करती है। ओके। तो वो अलग अलग टूल्स अपनाती है आरबीआई। अब बात यही आती है कि ये जो तरलता शब्द है, ये एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये मार्केट में आप जानते हो जो मुद्रा का प्रचलन होता है, एक्चुअली में देखा जाए ना तो वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का मार्केट में प्रचलन, मार्केट में मुद्रा का
प्रचलन। अब ये प्रचलन जो है एक्चुअली में ये दो बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा। एक तो देखा जाए तो इसका फ्लो अधिक हो जाए, राइट, एक तो फ्लो अधिक हो जाए प्लस में, राइट, और दूसरा है कि इसको फ्लो जो हुआ है मार्केट में उसको कम किया जाए। तो कम करने यानी लेस करने के बेसिस पर भी आप जानते हो कि मुद्रा का प्रचलन देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हो अगर तरलता की बात की जाए मुद्रा के क्षेत्र में, तो तरलता का मतलब यही होता है कि अगर मार्केट में मनी का फ्लो है तो वो मनी ये देखी जाती है कि वहाँ की उत्पादन के आधार पर किस प्रकार से उस मुद्रा का प्रचलन दिखाई पड़ता है। जैसे आप जानते हो अगर अधिक से अधिक मुद्रा की अगर स्फीति में वृद्धि हो रही है, राइट, अधिक से अधिक मुद्रा स्फीति में अगर वृद्धि हो रही है तो 100% हम कह सकते हैं कि मार्केट में मुद्रा का काफ़ी प्रचलन है, मार्केट में मुद्रा का प्रचलन है। तभी देखा जाए ना तो मुद्रा स्फीति में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा रहेगा तो निश्चित रूप से आप जानते हो वो अधिक से अधिक क्या करेंगे, प्रोडक्ट परचेज करने में सक्षम होंगे, अलग अधिक से अधिक क्या करेंगे, वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक है। और वस्तुओं का जब डिमांड उसकी बढ़ेगी और उस हिसाब की सप्लाई नहीं हो पा रही तो निश्चित रूप से आप जानते हो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पर तरलता में वृद्धि होगी, यानी कि मुद्रा जो है वो मार्केट में अधिक से अधिक है, वो तरलता में वृद्धि हो रही है, राइट। अब बात ये आती है कि जो ये तरलता है ये तो मार्केट के बेस पे मैंने देख लिया, मार्केट के बेसिस पर मैंने समझ लिया है। अब बात ये करते हैं कि यही तरलता जो है एक्चुअली में देखा जाए ना, यही तरलता जो है अगर ये किसी बैंक के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति होता है अगर उसके पास पैसा है, राइट, तो पैसा घर में तो रखता नहीं है ना, घर में तो पैसा रखता नहीं। तो ये पैसा जो है उसके पास जो भी वो कमाई करता है तो इसका बचत जो होती है तो उसका अपने बचत का वो बैंक में जमा करता है, राइट, बैंक में जमा करता है। तो बैंक में क्या होते हैं, बैंक के अपने खुद के खाते होते हैं, तो उन खाते को व्यक्तियों को क्या करती है, उन खातों के आधार पर अलग अलग खाते होते हैं, राइट, जिसमें आपको करंट अकाउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, करंट अकाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये करंट अकाउंट क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक चालू खाता होता है, राइट। तो चालू खाता भी आप जानोगे कोई भी बैंक होती है तो उस बैंक के अंतर्गत अपना एक खाता होते हैं, तो वो खाते जो होते हैं वो एक्चुअली में बैंक के ही होते हैं। बस इतना होता है कि व्यक्ति जो अपना पैसा जमा कर रहा है वो बेसिकली किस खाते में कर रहा है, राइट। लेकिन हाँ उसके कुछ मानक तैयार किए जाते हैं कि इतना पैसा आप इतना इतना कीजिए, इतना समय अवधि दी जाती है, तो उस बेसिस पर ये स्पष्ट किया जाता है, राइट। अब बात ये आती है कि करेंट अकाउंट के बाद सेविंग अकाउंट भी होता है। तो सेविंग अकाउंट में आप जानते हो जैसे बचत खाता है तो ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद फिक्स डिपॉजिट भी होता है, आवर्ती जमा खाता भी होता है, ठीक है। तो ये जो खाते होते हैं एक्चुअली में देखे जाएं तो ये खुद के बैंक के ही होते हैं, राइट। अब व्यक्ति क्या करता है कि अगर उसके पास पर्याप्त रूप से क्या है, पैसा है, उसके पास रुपया है, तो वो रुपया कहाँ करेगा, बैंक में जमा करेगा जाके, ठीक है। अब वो बैंक में जाता है तो वो ये खाते को अपनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो खाता खुलवाएगा ना तो ये खाता को वो खुलवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी बैंक में जा रहा है तो पैसे किसी भी में डाल दे जाके, ऐसा नहीं है, उसको खाता खुलवाना पड़ता है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आवर्ती जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ये खाते खुलवाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आता है एक आवर्ती जमा खाता भी होता है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो फिक्स डिपॉजिट होता है, फिक्स डिपॉजिट से एफडी भी बोलते हैं। तो ये चार प्रकार के आपको खाते मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि आप जानते हो अगर मार्केट में अधिक से अधिक तरलता है, राइट, अधिक से अधिक तरलता है, और वो तरलता तभी होगी जब व्यक्तियों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा, व्यक्तियों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा। अब वो क्या करते हैं, वही व्यक्ति क्या करते हैं, वो बैंक में जाते हैं, वो पैसे जमा करते हैं। तो आप जानते हो कि एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में अगर आप देखोगे ना तो डीडी जिसे बोलते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट एक प्रकार के ऐसे खाते आपको मिल जाएंगे जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये दो प्रकार के हम खाते को ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार के खाते होते हैं जहाँ पर आप किसी भी प्रकार से अपना पैसा जमा कर सकते हो और आप निकाल सकते हो, राइट, जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पर आप करंट अकाउंट है तो इस अकाउंट में अपने अगर 100 रुपये जमा किए हैं तो 100 रुपये आप निकाल भी सकते हो, यहाँ पे जीरो कर सकते हो। सेविंग अकाउंट भी एक्चुअली में देखा जाए तो ये अपनी इच्छा अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन आप जानते हो इस पर
जो ब्याज मिलता है वो कम मिलता है, ठीक है। इस पर क्या होता है, ब्याज कम मिलता है। लेकिन आप जानते हो इस पर भी ब्याज होता है तो है, लेकिन बिल्कुल जीरो ही समझ लो कुछ। इसमें करंट अकाउंट में तो ये चालू खाता में कोई ब्याज होता ही नहीं है कंडीशन बेस पर। सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिल जाएगा कुछ परसेंट पे, या 2-3 या 3-4 जो भी परसेंट पे मिलता हो। अलग अलग बैंक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो आवर्ती जमा खाता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का खाता होता है, तो इसमें भी पैसे जमा करते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है, तो इसमें एक समय अवधि दी जाती है कि इस समय के बाद आप पैसा जमा कीजिए और उस समय पर ही आप पैसा निकाल सकते हो, राइट। इसकी समय अवधि आप जानते हो, जैसे महीने 2 महीने, जैसे मतलब आप निकालो जमा करो। इसमें एक लंबी लॉन्ग टर्म अवधि होती है फिक्स डिपॉजिट में, तो उस हिसाब से आप जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो, ओके। ये हमने आपको टोटल जब हम पढ़ा रहे थे आपको बैंक सिस्टम, उसमें हमने आपको बता दिए थे। लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा तरलता के आधार पर, राइट। अब बात ये आती है कि जैसे डिमांड डिपॉजिट हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी चाहो, जब पैसा जमा करो, तब चाहो जब निकाल सकते हो। तो ये जो खाते इस प्रकार के ही होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। जब आप चाहते हो, जब आप चाहो तब जमा कर सकते हो, जब आप चाहो तब निकाल सकते हो, ओके। तो ये एक हमारी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये डिमांड डिपॉजिट होते हैं, डिमांड के आधार पर। यानी कि मुझे अब डिमांड है कि मुझे इस रुपये निकालना चाहिए, मुझे डिमांड है, मुझे पैसे निकालना चाहिए, तो 100% आप जाइए, आप निकाल लीजिए। तो ये डिमांड डिपॉजिट के आधार पर होते हैं। दूसरी बात आप जानते हो टेन्योर डिपॉजिट, भी आपने शब्द सुना हो, टेन्योर डिपॉजिट। तो ये एक प्रकार के देखे जाएँ तो जैसे फिक्स डिपॉजिट की बात कर लो या आवर्ती जमा खाता की बात कर लो, तो ये इस प्रकार के खाते होते हैं जो देखे जाते हैं कि आप एक लॉन्ग पीरियड में आप कोई पैसा जमा करते हो तो निश्चित रूप से आप उसी अवधि में आप निकाल सकते हो। यानी कि इसकी एक समय सीमा जो होती है वो एक डिसाइड की जाती है, कन्फर्म डिसाइड की जाती है, निश्चित होती है। तो उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हो, राइट। उस आप जमा कीजिए जितना भी करना है, तो एक समय अवधि जाती है तो उस पर पैसा नहीं निकाल सकते हो। लेकिन आप जानते हो इस पे जो बैंकें होती हैं सबसे ज़्यादा लगभग में 7 से 8% तक क्या करती हैं, ब्याज देती हैं। तो अब कोटक महिंद्रा बैंक जो है, कोटक बैंक कहा है, वो सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है, ब्याज दे रही है, 8% तक देती है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जैसे 4 से 5% मिल जाता है, यहाँ पे 2 से 3% मिलता है, यहाँ पे तो मान लो 0% आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से ये खाते होते हैं। तो ये दो खाते आप टेन्योर में ले सकते हो, ऊपर वाले आप डिमांड जो डिपॉजिट में, और ये टेन्योर खाते हो जाएंगे डिपॉजिट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निश्चित समय सीमा होती है उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप पैसे जमा कीजिए और उस समय सीमा से पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। चलो, तो बात यही आती है कि लोग जो पैसे जमा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो यही करते हैं। अब बात आती है तरलता को, अगर हम इस चीज़ से, अगर हम संपर्क से इसको जोड़ने का प्रयास करें, तो सबसे पहले एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि जितनी ज़्यादा तरलता होगी, राइट, जितनी ज़्यादा तरलता होगी उसका जो ब्याज है उतना ही कम होगा। समझ रहे हो, मतलब आप यहाँ एक चीज़ समझिए, जितनी ज़्यादा तरलता होगी उतना ही ब्याज कम मिलेगा। जैसे आप मान लो कि आप पहले इन खातों को, करंट को तो हटा दो, करंट पे तो आप ब्याज मिलता ही नहीं, समझ लो एक प्रकार से। नीचे के ये जो खाते हैं इन पे हम ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेविंग ले लो, तो सेविंग में भी आप जानते हो लोग निकालते हैं, जमा करते हैं, इसकी कोई एक निश्चित समय अवधि तो नहीं है, लेकिन आप जानते हो इससे भी लोग यहाँ पैसे निकालते हैं और जमा भी करते रहते हैं। अब बात यही आती है कि अगर मान लेते हैं मार्केट में अधिक से अधिक पैसा है, राइट, मार्केट में अधिक से अधिक पैसा है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अगर आप जानते हो कि, आप जानते हो क्या होता है कि मार्केट में अधिक पैसा है, इसका मतलब ये है कि इनके पास जो खाते दिए गए इसमें पैसा लोग कम से कम जमा कर रहे हैं, ठीक है, कम से कम जमा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ब्याज है वो कम से कम मिलेगा। क्यों, ब्याज कौन देती, बैंकें देंगी, क्योंकि बैंकें क्या करेंगी, जोखिम उठानी पड़ती है, बैंकों को जोखिम भी उठाना पड़ता है, राइट। अब बैंकें जब जोखिम उठाती हैं तो निश्चित रूप से आप जानते हो, तो वो क्या करेंगी, अगर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, राइट, मार्केट में अधिक से अधिक पैसा है, तो वो क्या करेंगी, उसको आकर्षित करेंगी, आकर्षित करेंगी। और आकर्षित तभी कर सकती हैं जब वो ब्याज की जो दर है उसमें वृद्धि कर दे। क्या कर दें, ब्याज की दर में वृद्धि कर दे। तो ब्याज की दर में वो जैसे ही वृद्धि करेंगी तो निश्चित रूप से आप जानते हो वो क्या उठा रही हैं, जोखिम, वो क्या उठा रही हैं, जोखिम उठा रही हैं, राइट, जोखिम उठा रही हैं। तो वो क्या करेंगी, ब्याज की दर में वो करेंगी वृद्धि। तो उस जो मार्केट में पैसा है, 100% जो पैसा है मार्केट में, वो लोग क्या करेंगे, बैंकों में जमा करेंगे जाके। क्यों, उन्हें वहाँ पे अच्छा ब्याज मिलेगा, बैंक ब्याज देगी। हाँ, तो उनको
क्या है लालच आएगा, तो इस प्रकार से आप जानते हो बैंकों में वो जमा करेंगे। लेकिन आप जानते हो वो डिपेंड करता है वहाँ पर कि जो ब्याज की दर बढ़ाई गई है, राइट, वो देखा जाए तो आवर्ती इनकी एक समान रूप से अलग अलग, वैसे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे एक समान मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्याज दर जैसे हम वृद्धि करते हैं, तो अब क्या होता है कि मार्केट में जो पैसा है लोगों के पास वो जमा करेंगे, जाके जमा करेंगे, तो मार्केट में क्या होगा कि जो तरलता है उसमें क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी तरलता में, जैसे ही कमी होती है तो इससे क्या है जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि हो जाएगी ऑटोमेटिक। देखो देखो ब्याज दर में वृद्धि हुई, ब्याज दर में वृद्धि हुई, तरलता में कमी आ गई, जो मार्केट में पैसा है उतना तरलता में कमी आ गई। तो इससे क्या होता है कि जो भी मार्केट में अधिक से अधिक पैसा है उससे कम किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हो बैंकों को भी जोखिम उठाना पड़ता है, राइट, बैंकों को भी जोखिम उठाना पड़ता है। देखो कैसे, जैसे आप जानते हो कि मार्केट में अधिक से अधिक तरलता है, अब यही पैसा जैसे कोई व्यक्ति इसमें करंट में जमा कर रहा है तो यहाँ पर तो ब्याज मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ना। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या है, सेविंग में है तो सेविंग में 2-3% जो भी देती हो वो अलग बात है। सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट में जो व्यक्ति पैसा जमा करता है, राइट, फिक्स डिपॉजिट में जो व्यक्ति पैसा जमा करता है तो क्या होता है कि उसे एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है। तो उस टाइम जो समय अवधि दे दी जाती है कि इस समय अवधि से पहले पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते, राइट। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर पैसा ऐसा तो है नहीं कि 100-500 आप जमा करो जाके, अधिक से अधिक लोग पैसा जमा करें, लाखों में, हजार लाखों में, 10-10 लाख, 5-5 लाख, 20-20 लाख, इस प्रकार से पैसा जमा करते हैं, ठीक है, 1-1 लाख भी करते हैं। तो ऐसे पैसा जब फिक्स डिपॉजिट होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो मार्केट में तरलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होगी, राइट। तो इस पे ब्याज जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, 100% है, क्योंकि इसमें जो है टाइम जो है वो निश्चित हो जाता है। तो उस टाइम तक इस पर क्या है, बैंक जो है वो पैसा देती है लोगों को, और पैसा जब देगी तो 100% है वहाँ की जो मार्केट में तरलता है ओबियसली कम हो जाएगी, और ब्याज जो है उस पर अधिक मिलेगा। ब्याज का मिलेगा, अधिक मिलेगा। अब क्या होता है कि जो पैसा यहाँ फिक्स डिपॉजिट में जमा हुआ है, फिक्स डिपॉजिट में जमा हुआ है, तो यही पैसा बैंक क्या करेगी, दूसरे व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड कराएगी, दूसरे व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड कराएगी। उसे बैंक को पता है कि हाँ जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा आया है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक, लॉन्ग समय के लिए दिया गया है, तो यहाँ का जो पैसा है वो रखेगी नहीं, वो दूसरों को लोन दे देगी। क्या करेगी, वो लोन दे देगी। तो यही जो एक्चुअली में देखा जाए जो लोन देती है, तो ये लोन में क्या होता है कि बैंकें क्या करती हैं, लगभग में अलग अलग प्रकार से लोनें देती हैं। जैसे एक होता है पर्सनल लोन, ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है पर्सनल, ठीक है। इस पे आप जानते हो क्या होता है कि ये पर्सनल लोन जो है ना, ये महंगा क्यों होता है, इस पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, इस पे आपकी छवि देखी जाती है कि आप बैंक में किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। दूसरी बात, आपकी एक फिजिकली कंडीशन भी देखी जाती है कि आप किसी क्षेत्र विशेष में काम कर रहे हो या कि नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। तो आपका एक बैकग्राउंड जो होता है वो देखा जाएगा कि आपने अभी तक किस क्षेत्र विशेष में पैसा कमाया, कैसा क्या रहा है। तो आपको व्यवहारात्मक एक आपका वो देखा जाता है कि आपने किस प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में किस प्रकार से अपने पैसा कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, इस आधार पे, और आपने बैंक में आपका खाता कब से है और कितना जमा किए हो राशि, इस आधार पे ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो पर्सनल लोन पे देती है, तो पर्सनल लोन देखा जाए तो ये 14% तक बैंकें देती हैं, राइट। तो आप खुद सोच सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट जो होता है एक्चुअली में 7% तक तो आप जानते हो ब्याज देती हैं, ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाएंगे, 1% बढ़ा देंगे, 8% कर देंगे, ओके। लेकिन आप जानते हो पर्सनल लोन जो 14% देते, आप खुद सोचिए एक माइंड से कि 7% तो फिक्स ब्याज देती हैं, और ब्याज लेती कितने हैं, जो किसी को मतलब दिया है, पैसा दिया है, तो उससे कितना लेंगी, 14% लेंगी, ठीक है। तो यही 14% आप जानते हो क्या है, कि तो इनका 7, यहाँ से 7% दिया, 14% पे लोन लिया, तो यहाँ 7% जो है ये बैंकों का क्या है, अपना एक फ़ायदा होता है। बैंकों की कमाई यहीं से तो होती है। बैंकों के जितने मैनेजर हैं, ये सब बाबू जो जितने भी होते हैं वहाँ पे और कार्यकर्ता, वो उनको जो पैसा दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है, यहीं से तो दिया जाता है, राइट। तो आप खुद सोचिए पर्सनल लोन। इसके बाद आप जानते हो कि होम लोन भी होते हैं, ठीक है, होम लोन है, और भी आप जानते हो जैसे माई 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 जो मॉडगेज लोन भी होते हैं, राइट। तो मॉडगेज लोन देखे जाएं तो ये जो होते हैं प्लाट फ्लाट, या एक प्रकार की देखी जाए तो पूंजी के आधार पर दिया जाता है। जैसे जो मॉडगेज लोन होता है एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो लोन है ना,
ये जो दिया जाता है ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो ये जैसे प्लाट, ये एक संपत्ति के आधार पर प्लाट फ्लैट है, ठीक, और आपके इस आधार पे दिया जाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखना मॉर्गेज लोन जो है वो भूमि पे नहीं दिया जाता है। ये भूमि है आपकी, जो कृषि है, खेती है, इसके आधार पर नहीं देते हैं वो, ठीक है। कृषि भूमि है, इसके आधार पर नहीं देते हैं, क्योंकि भूमि पर जो बनता है वो क्रेडिट कार्ड बनता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बनता है, और क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का देखा जाए ना तो ये भी देखा जाए तो इस पर ब्याज लगता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो इस पर आप बोलोगे लोन दो, तो लोन नहीं, क्रेडिट कार्ड उसका बनता है तब दिया जाता है। लेकिन आप यही भूमि को गैर कृषि भूमि बनाते हैं। गैर कृषि भूमि का मतलब है ये एक प्रकार की आप मॉडगेज भूमि बनाते हो। जैसे आप जानते हो प्लाट में काट देना है, अलग अलग वहाँ से रोड गुजारना, और अलग से वहाँ पे एक अलग से एक रियल इस्टेट एरिया बनाते हो, राइट। तो रियल इस्टेट जब एरिया बनाते हो कृषि कृषि को लेकर के, ठीक है, तो वही जो है उस पर फिर क्या है मॉडगेज लोन फिर मिल जाता है। वैसे नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है। पहले उसको रियल इस्टेट आप बनाओगे, भूमि को गैर कृषि में बदलोगे, उसको डाइवर्जन करोगे, तो फिर मॉडगेज लोन मिल जाता है, वैसे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से बैंकें जो हैं लोगों को पैसा देती हैं। पर्सनल लोन है, होम लोन है, क्रेडिट और मॉर्गेज लोन है, ठीक है, इस बेसिस पर देती हैं। जैसे होम लोन है तो होम लोन से देखो 8-9% पे मिल जाता है, बहुत सस्ता रहता है, राइट। तो सरकार भी चाहती है हर घर को एक लोन देना, हर एक घर को हर व्यक्ति को घर देने की बात करती है। तो वो सबसे सस्ता क्या है, जो सरकारी जो बैंकें होती हैं वहाँ से होम लोन जो है बहुत सस्ता मिलता है, राइट। चलिए, तो बात इतने समझ में आ गई। अब बात ये आती है कि यही जो तरलता है, एक्चुअली में देखा जाए ना तो तरलता को तो कम इसी बेसिस पे किया जा सकता है कि बैंकें क्या करेंगी, अपनी ब्याज दर बढ़ा देंगी, तो इससे क्या है कि पैसा जो है मार्केट में है वो आ जाएगा। या तो आरबीआई, और इसके बाद तो आप जानते हो आरबीआई जो टूल्स अपनाती है वो तो करेगी ही, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। लेकिन ये आप जानते हो कि जितना ज़्यादा आप जोखिम उठाओगे, जितना ज़्यादा आप जोखिम उठाते हो, तो निश्चित रूप से आप जानते हो कि उतना ही ज़्यादा आपको क्या होता है, फायदा होता है, ओके। जितना ज़्यादा आप जोखिम उठाओगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होता है। जैसे जोखिम उठाने का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंकें जोखिम उठाती हैं, तो बैंकें अगर किसी को लोन देती हैं, राइट, अगर किसी को लोन देती हैं तो निश्चित रूप से आप जानते हो वो जोखिम ही तो उठा रही है, जोखिम ही तो उठा रही है। लेकिन आप जानते हो इससे ब्याज क्या है, ज़्यादा मिलेगा। जैसे आप जानते हो पर्सनल लोन दे रही है बैंक, क्या कर रही है, पर्सनल लोन दे रही है। तो पर्सनल लोन जो है वो सबसे महंगा है, 14% है। तो इसमें क्या है, बैंक क्या कर रही है, जोखिम उठा रही है कि नहीं, जोखिम उठा रही है कि नहीं, राइट। जोखिम उठाया उसने पर्सनल लोन पे, और इस पर ब्याज जो बैंक को मिल रहा है 14% तक मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जितना ज़्यादा आप जोखिम उठा रहे हो तो ब्याज जो है उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके अपोजिट देखो, तरलता को लेकर के समझ लो। अब तरलता को लेकर समझ लो, अगर जितनी ज़्यादा तरलता कम होगी, राइट, जितनी ज़्यादा तरलता कम होगी, ब्याज दर जो है उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, राइट। अब जैसे कि तरलता को लेकर अभी मैंने आपको समझाया ही थी कि मार्केट जो तरलता है वो अधिक है, उसको कम करना है तो ब्याज दर में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगी। तो इससे क्या है, मार्केट में जो पैसा है बैंकों में जाएगा, और बैंक क्या करेंगे, उस पर ब्याज देती हैं, ठीक है। अगर आप तरलता को कम करेंगे, जैसे तरलता में अगर वृद्धि रहेगी, राइट, तरलता में वृद्धि रहेगी तो आप जानते हो मतलब मार्केट में पैसा का फ्लो रहेगा। तो जब तरलता में वृद्धि रहेगी तो मार्केट में पैसा फ्लो रहेगा, तो बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा ना। बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो ब्याज क्या देंगे, कुछ नहीं देंगी। तो तरलता अगर जितनी ज़्यादा रहेगी तो ब्याज जो है उतना ही कम रहेगा, ठीक। दूसरी बात, जैसे जैसे तरलता में कमी आएगी, जैसे जैसे तरलता में कमी आती जाएगी, मतलब कमी आ रही है, तो ब्याज दर जो है वो एक्चुअली में बढ़ती जाएगी। तो आप इसके जस्ट अपोजिट इस प्रकार से की द पॉइंट को आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत कि बैंकें क्या करती हैं, इस बेसिस पर अपना पूरा एक इनका पूरा एक सिस्टम होता है, सिस्टम से ही काम करती हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि इस सिस्टम से वो काम करती हैं। दूसरी बात है कि ये जोखिम वाली, मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा जोखिम है बैंक उतना ही बैंकों को लोन मिलेगा। अब बात हम ये करते हैं कि बैंकें क्या करती हैं, कि बैंकें कभी कभी ये होता है कि बैंकें जोखिम उठाती हैं और पैसा देती हैं, राइट। बैंकें क्या करती हैं, जोखिम उठाती हैं, पैसा लेती हैं। तो अब देखा हो आपने, क्या होता है कि एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, जैसे बैंकें क्या हैं कि पैसा कम दे रही हैं, ओके, बैंकें पैसा ब्याज कम दे रही हैं।
अब एक व्यक्ति गया जमा करने गया और दूसरा यहाँ पे एक व्यक्ति है उसके पास पैसा है, तो उसने कहा कि ये भाई बैंक बहुत कम दे रही है, ठीक है, ब्याज कम दे रही है। तो वो क्या करेगा, इस व्यक्ति से पैसा ले लेगा, वो इससे ले लेगा। तो इससे क्या करेगा, वो इसको क्या करेगा, भाई तू मुझे दे दे, हम बैंक से ज़्यादा तुझे ब्याज देंगे, इससे ले लेगा। लेकिन आप जानते हो कि जब इसको जो पैसा देती है ना, तो ये इसका कोई निश्चित वो नहीं होता है ना, इसका पूरा इसके कोई खाता या कोई भी आप चार व्यक्तियों के सामने अपना एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली में देखा जाए ना, जैसे एक व्यक्ति दूसरे को जब लोन देता है, एक व्यक्ति दूसरे को वो अधिक पे देगा ना, अधिक पे देता है, राइट। लेकिन आप जानते हो इसकी कोई निश्चित वो नहीं होती है, बैंक से भले ही वो अधिक में ब्याज पे दे रहा है पैसा, उसको फायदा हो रहा है, ठीक है, या वो कम पे दे रहा है, जैसा भी दे रहा है, लेकिन इसकी एक निश्चित वो नहीं है ना, इसके खिलाफ फिर आप कुछ कार्रवाई कर सकते, तो इस पर फिर आप दंड भी नहीं, सरकार की तरफ से दंड का भी प्रावधान नहीं है। तो आप खुद सोचो, लेकिन बैंकों में अगर आप जमा करते हो तो भले ही उससे आपको ब्याज कम मिले, जो भी मिले, लेकिन वो पैसा मारा नहीं जाता। दूसरी बात है, जैसे बैंकें अगर किसी को भी ब्याज पे पैसे देती हैं, लोन प्रोवाइड कराती हैं, तो अभी क्या होता है कि यही बैंकों को कभी कभी घाटा हो जाता है। जैसे आप जानते हो कोई भी जैसे बैंक ब्याज देती है तो उसकी एक अवधि होती है, जैसे 90 दिन है, 180 दिन है, इस आधार पे वो देती रहती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति ने अगर बैंक से पैसा लिया, ठीक है, उसने लोन ले लिया, अब वो क्या करता है कि उसको जो टाइम पीरियड दिया कि इस समय समय पे आप ब्याज सहित चुकता कीजिए, तो वो क्या करता है, ब्याज देता रहता है, फिर पैसा नहीं देता है, और जो भी ब्याज बनता है कभी कोई ब्याज भी नहीं देता है। तो 90 दिन तक ज़्यादा टाइम जैसे ही हो जाता है उसके ब्याज का, ठीक है, या वो ईएमआई जो होता है उसको भी चुकता नहीं करता है उसको भी चुकता नहीं करता है तो ऐसे में क्या होता है कि जो ये पैसा इसको दिया गया है, ये ना बैंक जा रहा है ना कुछ कर रहा है, तो ऐसे में यही जो पैसा है ये एनपीए में बदल जाता है, नॉन प्रॉफिट जो एसेट होते हैं, यानी कि परिसंपत्तियां जिसे बोलते हैं, तो ये एक्चुअली में इसमें बदल जाता है। तो इसके लिए फिर क्या होता है, बैड बैंक होती है, तो बैड बैंक भी क्या करती है, इसको पैसा उगाही करती है, तो वो भी ऐसे नहीं उगाही करती है। एनपीए तो समझ में आ गया ना, एक नॉन प्रॉफिट जो एसेट होता है, एक प्रकार का ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति पैसा बैंक से उधार लेता है तो वो 90 दिन की अवधि के अंदर अंदर वो पैसा जमा नहीं करता है, मूलधन ब्याज सहित पैसा नहीं देता है, तो वही जो पैसा जो बैंक द्वारा दिया गया है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। वो लगता है कि ये पैसा जो दिया गया है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि विश्वास एक 90 दिन तक हो सकता है, राइट। अब इससे बाद में के लिए फिर विश्वास नहीं, फिर वही संपत्ति जो दी गई है ब्याज सहित जो पैसा आपको दिया गया है बैंक द्वारा, तो वो पैसा जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बैंकें हैं वो भी घाटा में चली जाती हैं, ठीक है, ऐसे में बैंकें घाटे में, क्योंकि विश्वास पात्र व्यक्ति ही जब ऐसा करेंगे फिर वही बैंकें क्या है, घाटे में चली जाएंगी। तो निश्चित रूप से जानते हो जो एनपीए है, ये जो संपत्ति दी है आपको, ब्याज में दिया है पैसा, वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करती है, फिर इसके लिए बैड बैंक बनाई जाती है। बैड बैंक क्या करती है, एक मैनेजमेंट बैंक होती है, ये भी क्या करती है, ऐसे पैसे नहीं लेती है, ये भी इससे लगभग में जो पैसा लेगी उसका 40% अपने पास भी रखेगी, 60% इसको दे देगी, ठीक है। फिर बैड बैंक का आता है, फिर बैड बैंक कुछ भी करे, चाहे उसको बेइज्जती करे, चाहे आप उसके लिए स्टिकर लगाए, कुछ भी करे, तो फिर वो उसको पकड़ती है, उसको पे पैसे लेती है, ठीक, जो भी उसकी संपत्ति उसको जब्त करने का प्रयास करती है, जैसा भी करे। लेकिन आप जानते हो इसको जो यही बैड बैंक जो होती है लगभग 60% पैसा देती है, 40% फिर ये खुद लेती है। तो वो यही जो एनपीए हैं, जो बैंक हैं जिनके जान से पैसा ये दिया गया, तो वो सोचते हैं कि चलो भाई कुछ तो मिल जाए, ठीक है, कुछ तो मिल जाए, भले ही बैड बैंक हमसे तरफ से ले ले, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उसमें कुछ तो हमें मिले, तो उन्हें तसल्ली तो होगी। तो वो कहती हैं कि ठीक है, बैड बैंक भी क्या करती है, पैसा अपने से लेती है, उनसे बैंकों से लेती है, तब वो बैड बैंक क्या है, पैसे को मार्केट से जिस व्यक्ति से पैसे लिए हैं वहाँ से वो किसी प्रकार से ऐड करे या कुछ भी करे, उसके माध्यम से वो उस व्यक्ति को पकड़ेगी, पैसे लेगी, ठीक है। चलो, तो ये एनपीए होता है। तो सरकार ने देखा जाए तो एनपीए से निपटने के लिए कई अलग अलग प्रयास किए हैं, जैसे राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, वो भी काम करती है एनपीए में, क्योंकि ये जो है ना, ये वित्त मंत्रालय के तहत ये काम करती हैं एनपीए से। जैसे राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, दूसरी है भारतीय ऋण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, एक भारतीय ऋण संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ये भी काम करती है, और राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी ये भी काम करती है। तो ये जो है एनपीए से क्या करती हैं, ये निपटने का प्रयास करती हैं, ठीक है। चलो,
तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, तरलता समझ में आ गई क्या होती है, ठीक है। एनपीए समझ में आ गया। अब एनपीए कितना रहता है, कैसा है, हर साल कितना रहता है, कैसा है, ये अपना करंट अफेयर में पढ़ लो जाकर, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें बस बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, और तो सब आपको करंट अफेयर में मिल ही जाएगा। चलो, इसके बाद हम थोड़ा एक चीज़ और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जानते हो कि ये जोखिम ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा, जोखिम ज़्यादा है, ये चीज़ें, इनसे निपटने के लिए एक म्यूचुअल फंड का फिर प्रावधान आ जाता, ठीक है। म्यूचुअल फंड जो है वो यूटीआई अर्थात जो एक्सिस बैंक थी उसके माध्यम से लाया गया था, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादा जोखिम, ब्याज जोखिम, ये चीज़ें से एक निपटने के लिए, यानी कि इन चीज़ों पे ज़्यादा जोखिम हो रहा है, घाटे में जा रही हैं, तो इससे क्या है कि एक मीडियम सिस्टमेटिक तरीका बनाने के लिए या मीडियम जोखिम होना चाहिए, या आप मीडियम जोखिम उठाओगे तो मीडियम फायदा होगा, राइट। तो उसके लिए जो है म्यूचुअल फंड आता है, राइट। अब म्यूचुअल फंड को थोड़ा समझ लो क्या होता है। ये वैसे तो डायरेक्टली अगर इस चीज़ को समझोगे ना, तो ज़्यादा जोखिम है तो ज़्यादा ब्याज है, तरलता ज़्यादा है तो ब्याज कम। ये चीज़ें हैं ना, तो इन्हीं से सटीक तरीके से निपटने के लिए क्या हुआ, मीडियम रिस्क और मीडियम फायदा, ये ठीक है। ना ज़्यादा जोखिम और ना ज़्यादा मतलब फायदा, ठीक है। तो मीडियम रिस्क, मीडियम फायदा, बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट। तो अब बात ये आती है कि ये किस में मिलता है, तो ये म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे ना, तो इसे कौन लेके आया था, ये एक्सिस। पहले ये यूटीआई जो थी, यूटीआई बैंक ही थी, इसको अब एक्सिस बैंक बोलते हैं, ठीक है। इसका खुद का अपना एक ऐड चलता है, उसका नाम आप देख लेना एक बार, एक्सिस बैंक का, जीले जिंदगी कुछ ऐसे करके है देखना, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि जो म्यूचुअल फंड है, ये इसकी अगर हम बात करें, राइट, म्यूचुअल फंड है ये, इसकी हम बात करें तो ये एक्चुअली में देखा जाए ना, तो अगर ये पैसा जो होता है, अगर आप देखोगे ना, निश्चित रूप से अगर ये पैसा है, तो म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से होता है, तो आप जानते हो कि इसके अंतर्गत एक संस्था काम करती है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है इन्वेस्टमेंट करता है, कोई व्यक्ति है अगर इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट किस टाइप से कर सकता है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो किसी संस्था, प्राइवेट संस्था है, अगर वो पैसा खर्च करना चाहता है, कंपनी विशेष में पैसा खर्च करता है, राइट, तो वो पैसा जो है एक्चुअली है तो म्यूचुअल फंड ही, क्या है, वो म्यूचुअल फंड ही है। लेकिन आप जानते हो वो पैसा जो है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में खर्च नहीं करता है, वो एक्चुअली में किसी संस्था को देगा, राइट। अब वो संस्था क्या करेगी, उस पैसे को अलग अलग कंपनियों के क्षेत्रों में, सेक्टर में इस प्रकार से विभाजित करेगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लो कि किसी के पास 1,000 रुपये हैं, ठीक है, 1,000 लाख में ले लो, ठीक है, 1,000 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, राइट। अब ये 1 करोड़ जो रुपए हैं वो क्या करता है, वो किसी संस्था को देगा जाके, ठीक। अब वो संस्था क्या करेगी, इस पैसे को खर्च करेगी, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों टाइप की हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगी, पैसा जो है खर्च वो क्या करेगी, किसी एक विशेष कंपनी में वो पैसा 1 करोड़ नहीं लगाएगी। अगर 1 करोड़ वो विशेष किसी कंपनी में लगा देगी तो इससे क्या है, जोखिम ज़्यादा हो जाएगा, इससे क्या है, वो जोखिम ज़्यादा हो जाएगा, और सिर्फ फायदा होने के जो चांस हैं वो कम हो जाएंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो कंपनी जो है उसके जो शेयर हैं वो एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, मार्केट में शेयर हो जाएं, या वो ज़्यादा से ज़्यादा नीलामी के आधार पर बिक्री हो उनकी, ऐसा तो है नहीं, 100% तो नहीं कह सकते हो। तो इसलिए आप जानते हो वो संस्था क्या करेगी, वो अधिक से जोखिम को कम करने के लिए वो क्या करेगी, इस 1 करोड़ रुपए को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, अलग अलग कंपनियों में विभाजित कर देगी, इस प्रकार से 4-5 कंपनी उसमें क्या करेगी, वो जमा करेगी। जैसे आप जानते हो 1 करोड़ में आप जानते हो 25 लाख यहाँ कर दिए, 25 लाख इस कंपनी में कर दिए, इस प्रकार से। तो ये आप जानते हो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन आप जानते हो 1 करोड़ जो रुपया है ना, ये टोटली देखा जाए ना, तो अगर ये किसी संस्था द्वारा यूज किया जा रहा है अलग अलग विशेष किसी कंपनी संस्था कंपनी में, तो आप क्या करते हो, ये जो टोटल पैसा है ये म्यूचुअल फंड ही तो है, क्या है, म्यूचुअल फंड ही तो है। लेकिन आप जानते हो वो संस्था को, जिस संस्था को दिया है वो संस्था म्यूचुअल फंड को रुपया को बना करके अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कंपनियों में वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।
यही होता है म्यूचुअल फंड। अब इसमें क्या होगा, अगर एक कंपनी घाटे में चल रही है तो एक कंपनी तो प्रॉफिट में चलेगी ही, एक कंपनी घाटे में चल रही तो एक प्रॉफिट में चलेगी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी घाटे में हो जाएं, कुछ अगर घाटे में तो कुछ फायदा में है। तो इसमें क्या है, मीडियम रिस्क, क्या है, मीडियम रिस्क है और मीडियम ही फायदा है। यहाँ पर देखो, एक कंपनी में अगर कर देती है 1 करोड़, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाई रिस्क है और हाई फायदा भी है। हाई रिस्क इसलिए है कि हो सकता है कंपनी एकदम प्रॉफिट में हो जाए तो इससे हमें पैसा 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 ही पैसा मिलेगा। अब आ जाए कि यही जोखिम उठा रहे हो ज़्यादा, तो बेनिफिट तो है, अगर जोखिम अगर इसकी विपरीत हो जाए घाटा हो जाएगा। तो इस चीज़ों से निपटने के लिए यही म्यूचुअल फंड आया था। म्यूचुअल फंड एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये पैसे का एक डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसको हम पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं। तो पोर्टफोलियो निवेश क्या होता है, पीएफआई, एफपीआई या पीएफआई जैसे ही आप बोलो। पोर्टफोलियो निवेश एक्चुअली में यही है कि अगर आप किसी क्षेत्र विशेष में निवेश कर रहे हो, राइट, अगर आप निवेश कर रहे हो तो निश्चित रूप से वो जो निवेश है, वो पैसा जो आपने निवेश किया है, वो निवेश जो है किसी एक विशेष कंपनी में ना हो करके किसी अलग अलग कई कंपनियों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उससे मिलने वाला जो पैसा है वही कहलाता है एफपीआई। या एफपीआई आपसे कह सकते हो कि आप जो पैसा आपने किसी संस्था विशेष को दिया है उसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वही कहलाता है उसका एफपीआई। लेकिन आप जानते हो वो पैसा जो है ना वो म्यूचुअल फंड ही कहलाता है, ये इसमें आना चाहिए। तो पोर्टफोलियो निवेश भी आप समझ गए ना, जैसे कोई पैसा आपके पास है, वो पैसा आप एक विशेष कंपनी में ना देके अलग अलग कंपनियों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो वही उसका क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो निवेश। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा। ये जो पैसा होता है संस्था द्वारा वितरण किया जाता है। चलो, तो ये बहुत सारी कंपनियां जैसे एलआईसी में आप देना चाहो, जीआईसी में, इन्फोसिस में, टीसीएस में, और बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनमें अलग अलग आप वितरण कीजिए, उस हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वो तरलता भी समझ में आ गई है, म्यूचुअल फंड भी समझ में आया होगा, और आपको मैंने बताया जोखिम, एनपीए, ये सब आपको समझ में आया होगा, और बैंक का जो सिस्टम रहता है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शेयर मार्केट के विषय में। तो शेयर मार्केट का अंतर्गत अगर आप देखोगे तो मैंने आपको थोड़ा पिछली बार समझाया था शेयर मार्केट। तो यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा मार्केट होता है जो शेयर तो आप समझते ही हो अंशा हिस्सा होता है। यहाँ पर यही यही शेयर का हिस्सा जो मार्केट में होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट के माध्यम से उसकी बिक्री होती है, लेन देन होता है, वही मार्केट में उसका एक शेयर होता है, वही कहलाता है शेयर मार्केट। लेकिन इसमें आप जानते हो सरकार जो होती है वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं कर सकती है, हस्तक्षेप करती नहीं है शेयर मार्केट में, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना, शेयर मार्केट एक प्रकार का एक निजी मार्केट होता है, और निजी मार्केट का मतलब आप जानते हो यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के भी शेयर होते हैं, राइट, जो भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है उसके भी शेयर होते हैं, तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। तो इस वजह से आप जानते हो ये क्या होता है, शेयर मार्केट बिना सरकार के हस्तक्षेप के एक क्या होता है, जो वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं कंपनियों के माध्यम से, वो क्या है, मार्केट में उसका वितरण होता है, ठीक, वही कहलाता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के अंतर्गत इतना तो आपने पर्याप्त रूप से समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो शेयर मार्केट के अंतर्गत केवल हम शेयर मार्केट को इस प्रकार से नहीं समझते हैं, इसे हम कई बेसिस आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप जानते हो शेयर मार्केट जो होता है वो एक्चुअली में देखा जाए ना, तो शेयर मार्केट जो होता है ऐसा तो है नहीं केवल शेयर ही पे निर्भर हो, क्योंकि मार्केट के अंतर्गत केवल शेयर ही नहीं होते हैं, लेकिन शेयर को लेन देन करने के आधार पर, दूसरी बात कंपनियों को इस्टेब्लिश करने के आधार पर, या आप कोई भी उद्योग इस्टेब्लिश करते हो तो उसमें शेयर तो बनते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कैसे ये शेयर मार्केट तक पहुंच पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं पूंजी को लेकर। अब क्या होता है, सबसे पहले ये बात आती है कि आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हो, तो उद्योग अगर आप स्थापित करना चाहते हो या कोई कंपनी आप डालना चाहते हो, ठीक है, फैक्ट्री डालना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको चाहिए क्या, पूंजी। तो पूंजी इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूंजी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी इसमें। दूसरी बात है, तो क्या होना चाहिए, माइंड भी होना चाहिए, राइट, माइंड भी होना चाहिए, दिमाग भी तो होना चाहिए। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं कोई भी उद्योग को स्थापित करने में, क्योंकि अगर आपके पास माइंड तो है, चीज़ों को समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, एनालिसिस करते हो कि कैसे क्या
सब चीज़ें हम कर लेंगे, कैसे क्या मार्केट में होता है, हम अपना उद्योग स्थापित करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन आप जानते हो आपके पास पूंजी नहीं है, तो बिना पूंजी के आप केवल सोच है, विचार वही माइंड में ही रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद अगर आपके पास पूंजी है और आपके पास माइंड डेवलप नहीं है, तो आप किसी क्षेत्र में पूंजी लगा दोगे, हो सकता है आपकी पूंजी ही मारी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों संसाधन जो हैं ये होना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य एक प्रकार से समझ लो उद्योग को स्थापित करने। तो इसके अंतर्गत आप जानते हो जो उद्योग को स्थापित करोगे तो इसमें आपको स्थिर पूंजी के रूप में काम करना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उद्योग स्थापित करोगे तो इसमें एक ज़मीन लोगे, इसके बाद आप वहाँ पे पूरी चीज़ें जो सुविधाएं होती हैं उद्योग को लेकर के, तो वो सब लोगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक पूंजी होनी चाहिए। अब वो पूंजी स्थिर पूंजी भी होनी चाहिए और चल पूंजी भी होनी चाहिए, राइट। तभी आप क्या कर सकते हो, उद्योग स्थापित कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो अब क्या होता है कि आपके पास माइंड तो है, लेकिन पूंजी भी है, लेकिन वो उतनी पूंजी नहीं है जितनी पूंजी की मुझे आवश्यकता है। तो क्या होता है कि ये हम अगर उद्योग इस्टेब्लिश करते हैं, राइट, उद्योग इस्टेब्लिश करते हैं तो क्या होता है इसमें, मान लो हमारे पास 100 करोड़ का एक उद्योग इस्टेब्लिश होगा, 100 करोड़ रुपए का एक उद्योग इस्टेब्लिश होगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैंने पूरा आवंटन किया पैसे का, देखा और उसके बाद हमने एनालिसिस किया कि इतने पैसे में हम उद्योग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसे संचालित भी कर सकते हैं और बेनिफिट होगा 100%। माइंड में हमने ये चीज़ें थिंकिंग कर ली, विचार कर लिया, लेकिन हमारे पास 100 करोड़ रुपए नहीं है, 100 करोड़ रुपए नहीं है। हमारे पास कितने हैं, 60 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। हमारे पास कितने हैं, 60 करोड़ रुपए हैं। लेकिन आप जानते हो 60 करोड़ रुपए से क्या उद्योग स्टैब्लिश हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारे विचार में 100 करोड़ रुपए से उद्योग चलने की बात आ रही है। माइंड में हमने विचार किया कैसा क्या पैसा खर्च हो रहा है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमारे पास हमने देखा हमारे पास जो पूंजी है वो 60 करोड़ की है, ठीक। अब क्या करते हैं हम, हमको तो उद्योग स्टेब्लिश करना ही है, हमने विचार कर लिया तो करना ही है। तो हम ये 60 करोड़ रुपए जो हैं इसमें से आप देखोगे 40 करोड़ जो रुपए हैं वो बचते हैं, यानी 100 करोड़ में 60 करोड़ तो हैं, 40 करोड़ रुपए जो हैं, अब ये पैसे कहाँ से आए, तो इस पैसे को आप क्या करोगे, मार्केट से जुटाओगे। इस पैसे को आप क्या करोगे, मार्केट से जुटाओगे। अब मार्केट से आप कैसे जुटाते हो थोड़ा समझो। पहली बात तो ये आती है कि अगर आप क्या करते हो, सर्वप्रथम आपके पास 40 करोड़ रुपए नहीं है, 60 करोड़ रुपए हैं, राइट, 60 करोड़ रुपए हैं। या तो आप ऐसा कीजिए, इसको 40 करोड़ रुपए हैं, तो इससे क्या होगा कि आप जो आपके पास 60 करोड़ रुपए हैं, राइट, 60 करोड़ रुपए हैं, तो इस रुपए का आप किसी कंपनी के कुछ शेयर खरीद लीजिए, एक इस कंपनी के आप कुछ शेयर खरीदिए। तो इससे क्या है कि जो भी हमारे पास पर्याप्त पैसा है, ठीक है, पर्याप्त पैसा है, तो उस पैसे से हम क्या है और पैसा भी जुटा सकते हैं, उस पैसे से हम और पैसा जुटा सकते हैं। तो किसी कंपनी के शेयर खरीदिए, अगर जो कंपनी अच्छे से थोड़ा बेनिफिट में चल रही हो, प्रॉफिट में चल रही हो, तो उसके शेयर खरीदिए, राइट। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में जब वो शेयर जाएंगे तो 100% है, हमारा भी एक अंश रहेगा उसमें, राइट, हमारा भी एक अंश रहेगा। तो हम उससे क्या है कि हम पैसा खरीद सकते हैं, पैसा ले सकते हैं, पैसा अर्जित कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि 60 करोड़ हैं, तो इससे हम मान लेते हैं कि कोई उद्योग ऐसा है जो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें क्या होता है उसके शेयर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ओके। अब क्या होता है कि शेयर में हम 20 करोड़ का हिस्सा 20 करोड़ रुपए लगाते हैं इसमें, ठीक है। अब ये 20 करोड़ रुपए जो है एक्चुअली में हम इस कंपनी में लगाए हैं, तो इसमें जो शेयर है ये एक्चुअली मैंने क्या किया, वहाँ से लिया, तो हम कंपनी के एक हिस्सा बन गए, ठीक है। शेयर अगर हम लेते हैं, राइट, शेयर हम अगर लेते हैं तो 100% है कि वो शेयर जो है एक्चुअली में हमारा है, ठीक, वो हमारा है, तो हम कंपनी के एक हिस्सा हैं, ओके, कंपनी के हम हिस्सा माने जाते हैं। जैसे हमारे पास रुपए हैं, मैंने कंपनी को दिए कि भाई इतना हमें शेयर चाहिए, तो 100% कंपनी तो शेयर बना ही रही है, कंपनी तो शेयर बना ही रही है, तो वो शेयर जो है आपको जब देगी तो वही शेयर के आप एक हिस्सा बन जाओगे, तो आप कंपनी के भी एक हिस्सा बन जाओगे। तो कंपनी आपको कहेगी कि हाँ हाँ, तो ये शेयर के बेसिस पर होगा, फिर शेयर कहेगी, कंपनी कहेगी कि भाई तुमने इतना इतना पैसा खर्च किया है, तो अगर शेयर अगर हमारे मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं तो आपको जितना शेयर आपका लगा है, इसमें कंपनी में लगा है, तो उस शेयर से अगर आपको जितना बेनिफिट होगा हमें कंपनी को उतना आपको मिलेगा, उस शेयर के बेसिस पर होता। आप शेयर घाटे में जा रहे हैं तो फिर तुम भी घाटे में जाओगे, तुम भी घाटे में जाओगे, 100% है, ठीक है। अगर बात ये आती है
कि शेयर जो है फायदे में जा रहे हैं, तो जितना भी कंपनी को फायदा होगा उसका आपने जो 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है उसका उतना ही आपको फायदा दिया जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे आप मान लो कि 1,000 रुपये के शेयर थे। 1,000 रुपये के शेयर जब मार्केट वहाँ जाते हैं तो इसमें तो 100% है, यानी कि 600 रुपये तो किसी ऑनर ही का है। अब 400 रुपये जो है आपने लगा दिए, ठीक। आपको मान लो हम एक एक ही व्यक्ति को ले लेते हैं, आपने लगा दिए 400 रुपये, अब 1,000 रुपये का, ठीक है। अब यही जो है मार्केट में गया और ये 1,200 रुपये का बिका, तो 1,200 रुपये जो है इसका आप जानते हो 1,000 की चीज़ 1,200 की बिची, तो 1,200 में आप जानते हो कितना है, 1,200 में 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक। अब 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, 200 रुपये में इसके 600 इसके हैं, तो इसमें में से मान लो इसका कम से कम आप जानते हो 60% जो पैसा है वो इसका हो जाएगा, 40% इसका हो जाएगा। तो आप जानते हो 200 का 60% जो रुपया है, 200 का 60% अगर आप निकालोगे तो कहा 60%, 200 का 60% जो है कितना हो गया आपका, हम्म, 1 मिनट, 2 छक्का 12, 120 रुपये, ठीक है। तो 120 रुपये जो है ना वो इस व्यक्ति के हो जाएंगे 600 वाले के, ठीक है। 600 वाले के 120 रुपये इसके हो जाएंगे, और प्लस 400 वाले के कितने हो जाएंगे, 80 रुपये। तो ये बेनिफिट हो गया इसका। लेकिन आप जानते हो वो कंपनी से ही बेनिफिट मिलता है, वो किस पे डिपेंड करता है, शेयर पे। शेयर पे आप ये नहीं कहोगे भाई कि शेयर घाटे में जा रहा है तो आप शेयर तुम्हारे हैं, तुम शेयर ले लो, हमें तो पैसा चाहिए, तो वो नहीं आप कर सकते हो। शेयर में कभी आप ऐसा नहीं कर सकते। शेयर में हमेशा याद रखना, शेयर तो आप समझते हो ना, शेयर ही आपको नहीं पता है, अभी हम बताएंगे शेयर मार्केट में। तो शेयर को थोड़ा समझ लो, ये एक प्रकार का अंश होता है, जो कोई कोई भी बिक्री हेतु एक अंश होते हैं, जैसे लेन देन कुछ भी करते हो वो अंश ही है, ठीक है। शेयर क्या है, एक अंश है, कोई प्रोडक्ट है वो एक अंश ही है, वो शेयर ही आप समझ लो। अब वो कुछ भी हो सकता है, XYZ, राइट। चलो, तो 80, ये क्या है, इसका एक बेनिफिट है, 80 रुपये फ़ायदा हुआ, इसको 120 रुपये फ़ायदा हुआ। तो ये क्या है, ये कंपनी का खुद का एक हिस्सा है। जो व्यक्ति ने 20 करोड़ रुपये लगाए वो उसका एक अपना खुद का उसका एक हिस्सा होता है, ये शेयर के बेसिस पर होता है। तो शेयर जैसे कंपनी फायदे में चल रही है तो फायदा होगा, और घाटे में चल रही है तो उस व्यक्ति को भी घाटा हो जाएगा। हम्म। तो फिर आप कभी भी ऑनर से ही नहीं कह सकते भाई तुम्हारे शेयर सस्ते में गए, हमने पैसा 20 करोड़ लगाए हैं तो मुझे पैसा चाहिए, ठीक, उसका फ़ायदा चाहिए, तुम्हारे घाटे में जाए या मुनाफे में जाए। तो वही खाई का राम राम हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेयर ही जा रहे हैं और शेयर का आप एक हिस्सा हो। तो भाई देखो, ये चीज़ें हैं ना मार्केट में, दिमाग से काम लिया जाए, दिमाग से काम लिया जाए, ठीक है। तो आप मार्केट से पैसा जो जुटा रहे हो, ठीक है, तो वो तो शेयर के बेसिस पर भी जुटा सकते हो। अगर फ़ायदा कंपनी में चल रही है वहाँ पे फ़ायदा लगाइए, अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वहाँ से जो कंपनी के शेयर हैं महंगे बिक रहे हैं तो उसको आपको भी फायदा होगा, तो आप भी पैसा जुटाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वो क्या कर सकते हो, जैसे 60 करोड़ रुपए थे इस व्यक्ति पे, तो वो क्या करेगा, 40 करोड़ की उगाही करेगा। तो या तो वो शेयर ले सकता है किसी के बेसिस पर, शेयर ले सकता है, वहाँ पर उसको फायदा होगा, राइट, लेकिन वो उस कंपनी का हिस्सा माना जाएगा, उस कंपनी का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि कंपनी में बनते क्या हैं, शेयर बनते हैं, और शेयर अगर घाटा जा रहे, फायदे में जा रहे हैं, तो वो शेयर पे डिपेंड करता है। जो जो 20 करोड़ उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये भी जो पैसा है ना वो शेयर पे ही निर्भर करेगा, अर्थात वो कंपनी के शेयर पे डिपेंड करेगा। तो वो व्यक्ति जो है जिसने खर्चा किया है, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी एक कंपनी का हिस्सा है, राइट, वो भी एक कंपनी का एक हिस्सा माना जाता है। अब बात आती है, तो पहली बात कंडीशन तो ये है कि शेयर मार्केट से वो जुटा सकता है। दूसरी बात है कि उसके पास मान लो ऐसे भी ले सकता है कि 40 करोड़ रुपए यहाँ से आ सकते हैं। ये श्योर नहीं होता है ना, ये 100% श्योर नहीं होता है, क्योंकि इससे जोखिम भी है, इससे जोखिम भी है, क्योंकि कंपनी फायदे में चल रही है तो फायदा होगा, नहीं चल रही है तो घाटा में जाओगे। इसलिए श्योर नहीं होता कि इससे पैसा कम ही जाए, इससे पैसा आ ही जाए। लेकिन आप जानते हो कुछ अलग बेसिस और भी होते हैं, वो थोड़ा क्या क्या होते हैं थोड़ा समझते हैं। जैसे आप जानते हो कुछ इसके अलावा भी मैं आपको अगर बताऊं कि 1 मिनट, इसके बाद आप जानते हो कि जैसे ये 40 करोड़ रुपए उसको जुटाना है, 100 करोड़ थे, ये देखो मैंने बताया 60 करोड़,
40 करोड़। यहाँ से भी शेयर से भी वो किसी से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके जुटा सकता है। दूसरी बात है, ये 40 करोड़ मान लो इसका कोई 100% श्योर नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 40 करोड़ उसको कहाँ से लेना है। तो यही 40 करोड़ रुपए है, तो वो अगर चाहेगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अलग से बाहरी सोर्स जुटाएगा, ठीक है, बाहरी सोर्स जुटाएगा। तो बाहरी सोर्स में मैंने आपको अभी बताया बाहरी सोर्स। अब इस बाहरी सोर्स के अंतर्गत आप जानते हो दो सोर्स आते हैं, ठीक है, दो सोर्स आते हैं। जैसे एक होता है वित्तीय सोर्स, यानी वित्तीय सोर्स के अंतर्गत आप जानते हो, वित्तीय सोर्स में आप जानते हो कि कोई बैंक से ले सकता है, ठीक है, वो बैंक से लोन ले सकता है, उधार ले सकता है, ठीक, एक तो यहाँ से ले सकता है, राइट। तो ये बैंक से भी उधार ले सकता है। दूसरी बात है बाहरी सोर्स में वो मार्केट से पैसा ले सकता है। उसके पास तो 60 करोड़ है, अब 40 करोड़ उसे उठाना है तो पहले तो बैंक से ले सकता है, दूसरा है वो मार्केट से पैसा ले सकता है। बैंक से पैसा लेगा तो उसको उसको ब्याज देना पड़ेगा, राइट, ब्याज देना पड़ेगा, 100% है। मार्केट से देखो अगर लेगा पैसा, ठीक है, मार्केट से वित्तीय संस्था का मतलब समझ रहे हो, वित्तीय सोर्स या वित्तीय संस्था कोई बैंक हो सकती है, सरकारी हो प्राइवेट हो या कोई ऐसा एक मिनट, एक मिनट, चलो। तो बैंक हो सकती है, कोई सरकारी कंपनी हो सकती है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी वित्तीय संस्था हो सकती है जो प्रोवाइड कराती हो। तो आप जानते हो सरकार की तरफ से भी स्टार्टअप इंडिया आपने सुना हो, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, और एक स्कीम भी चलती है ECLGMI करके कोई स्कीम है, देखना, उसके तहत भी पैसा दिया जाता है, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया। तो इनके अंतर्गत आप जानते हो क्या है, स्टार्टअप इंडिया है। अगर आप कोई भी आप उद्योग स्थापित करते हो तो उसमें गवर्नमेंट भी अगर पैसा लगाना चाहती है तो उस हिसाब से सरकार स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत इस चीज़ को मोनेटाइज करती है, ओके। अब बात आती है कि ये तो क्या है, वित्तीय संस्थानों से पैसा लेने की बात है। अब बात करते हैं जैसे कि मार्केट से पैसा उठाना है, तो मार्केट से वो दो बेसिस पे उठाएगा। पहली बात शेयर के माध्यम से, या वो किसी का शेयर लेगा, राइट, और वो शेयर का माध्यम का हमने अभी कंडीशन आपको बताई दी है, ये शेयर, ठीक है, शेयर से ले सकता है। तो शेयर का ये निश्चित नहीं होता है, किसी कंपनी का शेयर लिया वो घाटे में हो रही है, कंपनी फायदे में हो रही है, तो वो वहाँ पे डिपेंड करता है उसकी बेनिफिट के आधार पर। दूसरा है बॉन्ड के आधार पर भी ले सकता है। तो बॉन्ड का आधार का एक मतलब क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए ना तो ये बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड देखोगे तो इस बेसिस पर भी पैसा ले सकता है। तो बॉन्ड की कंडीशन अगर आप समझोगे तो इसमें क्या होता है, ये शेयर एयर का काम नहीं होता है इसमें, ठीक, ये शेयर का काम नहीं होता है बॉन्ड में। बॉन्ड में क्या होता है कि ये अंकित मूल्य के आधार पर होता है। इसमें क्या होता है, अंकित मूल्य के आधार पर होता है। जैसे आप जानते हो कि आपने क्या काम किया, किसी व्यक्ति से पैसे लिए, ठीक है, तो उससे पैसे आपने कितने लिए, 1,000 रुपये का बॉन्ड तैयार किया, और आपने कहा कि उसको हम एक निश्चित अवधि में 1,100 रुपये देंगे, यानी कि 100 प्लस करके हम उसको डिसाइड करते हैं। तो बॉन्ड जो होता है उस पर आप ऑलरेडी एक संपत्ति डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, 1,100 रुपये का एक बॉन्ड जारी कर देते हैं कि हाँ 1,100 रुपये का बॉन्ड है, आप कौन कौन लेगा, तो बॉन्ड 1,100 रुपये बोलेंगे और तुमको वो 1,000 देंगे, समझ रहे हो, तुमको वो 1,000 देंगे, ठीक है। तो आप उससे जुटा सकते हो, फिर एक निश्चित अवधि दी जाती है, 1 साल 2 साल, जब आप लेना चाहो। तो उस अवधि से पहले आप बॉन्ड को नहीं भुना सकते हो, राइट, बॉन्ड को आप भुना नहीं सकते हो। उस अवधि के पहले एक अवधि डिसाइड होती है, उस डिसाइड अवधि पर आपने जो मूल बॉन्ड में डिसाइड किया है उसके ऊपर जो लिखित दर्ज दिया गया है, तो उससे आप अवधि पूर्ण होने के बाद, उस अवधि पूर्ण होने के बाद क्या होता है कि जिस मूल्य पे आपने बॉन्ड जारी किया था उस मूल्य पर आपको भुनाया पड़ेगा। यानी कि आपने क्या किया कि बॉन्ड जारी किया 1,100 रुपये का, राइट। अब वो बॉन्ड जो है व्यक्ति लेंगे 1,100 रुपये के खरीदेंगे, मार्केट्स में 1,100 रुपये खरीदेंगे, और वो तुमको 1,000 ही रुपये देंगे, ठीक है, 1,000 रुपये देंगे। लेकिन 1 साल बाद क्या करोगे, जब बॉन्ड भुनाओगे तो आप उस व्यक्ति को 1,100 रुपये दो। लेकिन अब वो चीज़ें क्या है, ये तो मार्केट है ना, बॉन्ड जारी करोगे तो यहाँ पे लोगों को फायदा रहता है, यहाँ पर लोगों को फायदा रहता है, फायदा रहता है, वो इसी फायदा रहता है कि भाई
हमने जो पैसा 1100 रुपये बॉन्ड, हमने तो 1100 रुपये का बॉन्ड लिया है, हमारे पास बॉन्ड है, हमने 1000 रुपये दिए हैं। अब जब बॉन्ड टाइम अवधि हो जाएगी तो मुझे 1100 रुपये मिलेंगे। ओके, 1100 रुपये हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये शेयर वाला सिस्टम नहीं रहता। फिर शेयर में तो यही है कि कभी शेयर कंपनी के बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, इसका कोई निश्चित वो नहीं होता है। लेकिन बॉन्ड में एक निश्चित होता है, भाई जितने का हो गया हो गया, तुम्हारी चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब, तुम घाटा फायदा तुम उठाओ। मैंने जो तुम्हारा 1100 रुपये का बॉन्ड लिया है, हमें 1100 रुपये चाहिए, हमें तुम्हारे शेयर से कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे? तो ये होता है बॉन्ड का सिस्टम। तो ये मार्केट से पैसा जुटाया जाता है। तो आपने देखो 1000 का मान लो, तो इस प्रकार से अब 40 करोड़ है, तो 40 करोड़ चाहे आप रुपए मार्केट से किसी शेयर के माध्यम से कंपनी शेयर ले सकते हो, वहाँ से आप निकाल सकते हो, या बॉन्ड से आप ले सकते हो, या आप किसी बैंक की वित्तीय संस्था से आप ले सकते हो। ठीक है, लोन पे ले सकते हो, वो अलग है। लेकिन आप क्या करते हो, फिर आप यही 60 करोड़ 40 करोड़ रुपए क्या करोगे, ये 100 करोड़ रुपए क्या किए आपने, कर लिए। अब ये तो मार्केट से मैंने पैसा जुटा लिया, ये मार्केट से मैंने पैसा जुटा लिया। अब क्या होता है कि मैंने 100 करोड़ रुपए पूरे कर लिए। अब ये 100 करोड़ जो मैंने रुपए किए हैं, तो इस 100 करोड़ का हम क्या करेंगे, एक उद्योग इस्टेब्लिश करेंगे। अब ये उद्योग जब इस्टेब्लिश करते हैं, तो इससे द्वारा जो बने जो प्रोडक्ट हैं वो होता है प्राथमिक। अब देखो इसके अंतर्गत आप प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, ये क्या होते हैं, इसमें थोड़ा समझ लो। तो प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार भी आ जाते हैं। तो 100 करोड़ जैसे आपने क्या किया, मार्केट से 40 करोड़ मार्केट से लिए, 60 करोड़ आपके पास पैसा थे ही, तो 100 करोड़ ने आपने इस्टेब्लिश कर ली। अब क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट वहाँ से बन रहा है, प्रोडक्ट आपने बनाया, वो प्रोडक्ट आपका न्यू है, राइट, वो प्रोडक्ट आपका न्यू है। तो वो प्रोडक्ट जो है किसी कंपनी का है, वो आपने कंपनी नाम से कोई भी खोली हो, उसने को प्रोडक्ट न्यू है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो प्राथमिक पहले अगर वो जाएगा तो प्राथमिक बाजार माना जाता है। तो प्राथमिक बाजार में आप जानते हो इतना बेनिफिट नहीं होता, सस्ते में बेचना पड़ेगा भाई, प्राथमिक बाजार में सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो सस्ते में आपको बेचना पड़ेगा 15 के 10, एक 10 के 10, इस प्रकार से, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना मार्केट में प्रतिष्ठा बनानी है। तो प्राथमिक बाजार में आप जानते हो ना, कभी कंपनी को इतना फायदा नहीं होता है, कंपनी को फायदा इतना नहीं होता है, घाटे में भी चली जाती हैं कभी कभी, लेकिन हाँ फायदा में रहेंगी, क्योंकि वो अपना जो भी प्रतिष्ठा बनाने के लिए सस्ते में दे सकते हैं, अलग बात, सस्ते में दे सकते हैं, हाँ। लेकिन आप जानते हो, तो ऐसी एक कंपनी नहीं, कई सारी कंपनियां स्टैब्लिश होती हैं। जैसे 100 करोड़ की आप मान लो 5 हो गई, तो 5 कंपनियां हैं 100 करोड़ की, तो वो अपना नई नई कंपनी है, वो नई नई कंपनी स्टैब्लिश हुई हैं, उद्योग स्टैब्लिश हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, अपना जो भी अपने उत्पादन है उन्होंने किया, अब वो मार्केट में उनको क्या करेंगे, शेयर करेंगे, राइट, वो मार्केट में शेयर करेंगे। तो निश्चित रूप से आप जानते हो, पहला जब वो शेयर करती हैं तो वो कहलाता है उसका प्राथमिक बाजार, वो क्या कहलाता है, उसका प्राथमिक बाजार। तो प्राथमिक बाजार में आप जानते हो क्या होता है कि अलग अलग कंपनी है, 5 कोई, अब थोड़ा 1 मिनट थोड़ा साफ कर लें। तुम चलो, अब बात हम करते हैं तो प्राथमिक बाजार की। तो प्राथमिक बाजार में जैसे न्यू कंपनियां 5 स्टैब्लिश हुई, ठीक है, और सबके अपना अपना उत्पादन है, प्रोडक्ट हैं, उनकी वस्तुएं हैं। अब उनको क्या करना है, वो मार्केट में ले जाती हैं, मार्केट में जाती हैं। तो मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट में डायरेक्ट वो चली जाएँ। तो प्राथमिक बाजार में आप जानते हो क्या होता है कि यही इसकी जो बिक्री की जाती है, राइट, बिक्री की जाती है। तो भी प्राथमिक बाजार में यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर आपको मिलेंगे। तो ब्रोकर जो दलाल होते हैं, राइट, दलाल होते हैं, तो ये दलाल के माध्यम से ये प्राथमिक बाजार होता है, इसको क्या कराते हैं, वो बिक्री कराते हैं, राइट, बिक्री कराते हैं। तो वो भाई कहते हैं कि देखो हमें इतना पैसा चाहिए, हम तुम्हारा तब इतने में माल को क्या करेंगे, बिक्री कराएंगे, ठीक है, माल को बिक्री कराएंगे। तो वो दलाल क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट हैं ये मार्केट में जब ले जाते हैं, तो वो क्या है, प्राथमिक बाजार के अंतर्गत वो सस्ते में भी देते हैं, सस्ते में देते हैं, लेकिन अपना बेनिफिट चाहते हैं ना वो। तो पहली कंपनी से अपना एक पूरा प्रपत्र तैयार करा लेते हैं कि हाँ मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम आपका जो प्रोडक्ट बना है ये हम बाज़ार में ले जाएंगे और इसका प्रचार प्रसार कराएंगे जाके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं,
प्राथमिक बाजार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब प्राथमिक बाजार के अंतर्गत है। अब मान लो किसी व्यक्ति ने प्राथमिक बाजार के अंतर्गत कोई प्रोडक्ट लिए, ठीक, वस्तुएं खरीदी, कोई वस्तुएं खरीद ली। अब वो क्या करता है, ये वस्तुएं जो हैं एक्चुअली में देखी जाएं तो इतना यूज में नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस वस्तुओं को या तो यूज में होंगी तो यूज कर लेगा। अगर उसको लगेगा कि ये वस्तुएं और महंगी होने वाली हैं और महंगी होने वाली हैं तो वो इसको यूज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, इस वस्तु को डिमांड की, फिर इसकी वो ये देखेगा कि मार्केट में कैसी क्या उसकी डिमांड है, मार्केट में कैसी क्या उसकी डिमांड है। ठीक ठीक है, तो यही वस्तु जो है एक्चुअली में जब दोबारा इसको सेल करोगे मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर, सुनना ध्यान से, डिमांड और सप्लाई के आधार पर, पहली बात तो शुरुआत में जो कंपनी होती है वो डिमांड सप्लाई नहीं देखती है, उसे तो अपनी प्रतिष्ठा बनानी होती है, समझ रहे, उसे तो अपनी प्रतिष्ठा बनानी होती है। लेकिन सेकंड बेस पर अगर आप देखोगे ना, तो जब द्वितीयक बाजार में अगर आप देखोगे तो द्वितीयक बाजार में अंतर्गत जब द्वितीयक बाजार आता है तो द्वितीयक बाजार में जो ये प्रोडक्ट प्राथमिक बाजार से जब किसी व्यक्ति ने लिया, ठीक, ब्रोकर के माध्यम से उसने बिक्री कराई, सबको लिया, तो फिर यही व्यक्ति देखता है कि ये हमारे लिए यूज में नहीं है, ठीक है, यूज में नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको रख लेगा। फिर वो देखता है कि हाँ कोई चीज़ महंगी आ रही है, महंगी ये वस्तु प्रोडक्ट इसका महंगा हो रहा है, इतना ये पर्याप्त रूप से नहीं बनवा पा रही है, इसका प्रोडक्ट महंगा हो रहा है, तो हो सकता है कि वो इसको दोबारा बिक्री करे, हो सकता है दोबारा बिक्री करे। तो वही डिमांड सप्लाई के बेस पर वो क्या करेगा, वहाँ पर बिक्री करने जाएगा, तो फिर वो महंगा बेचेगा, क्या करेगा, महंगा। तो ये द्वितीयक बाजार में है तो वो भी बेनिफिट चाहेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हाँ, अब क्या होता है कि यही व्यक्ति इसने खरीद लिया, किसी ने खरीद लिया, तो वो देखेगा कि इसका प्रोडक्ट और महंगा हो रहा है तो वो अपने पास रख लेगा, फिर इसको और महंगा पे बेचेगा। ठीक है, तो एक एक वस्तु अगर आप देखोगे ना, एक एक वस्तु जो होती है वो द्वितीयक तृतीयक बाजार में बहुत महंगी बिक जाती है, लेकिन प्राथमिक बाजार में नहीं बिकती। ठीक है, प्राथमिक बाजार में सस्ती ही देनी पड़ेगी, 10 की 15, 15 की 15, 10 की 10, इस प्रकार से बेचनी पड़ती है। तो वो न्यू प्रोडक्ट होते हैं, न्यू कंपनी द्वारा एस्टेब्लिश होते हैं, तो इस वजह से उनका जो मूल्य जो होता है वो इतना नहीं होता है, तेज नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन द्वितीयक बाजार में तेजड़िया देहड़िया जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसी को रख लेते हैं, फिर इसे गाउन गाउन बेचते हैं, तो वो उसकी डिमांड सप्लाई के आधार पर उसको फिर महंगे भी बेचते हैं। ठीक है, तो यही तो एक तो मार्केट होता है, एक एक वस्तु आपने देखी हो मार्केट में बहुत बहुत महंगी बिक जाती है, बहुत बहुत महंगी बिक जाती है। तो बहुत बहुत महंगी बिकने का मतलब ही यही होता है कि मतलब ही यही होता है कि द्वितीयक बाजार में वो डिमांड सप्लाई पे डिपेंड कर जाता है, लेकिन प्राथमिक बाजार में वो सस्ती ही रहेगी, क्योंकि उसको अगर प्राथमिक बाजार में ही अगर महंगी बेचेगा तो कोई लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसके विषय में आदमी व्यक्तियों को पता ही नहीं होता है, उसको कभी यूज किया ही नहीं है, तो वो कैसे लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो सस्ते में ही देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें भी दिमाग में आपके क्लियर कट होनी चाहिए। तो आपको मार्केट समझ में आ गया, तो इसी के अंतर्गत जो होता है वही होता है शेयर मार्केट। तो यही जो प्रोडक्ट जो कंपनी ने बनाए हैं वो प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में शेयर किए जाते हैं। शेयर एक प्रकार का एक हिस्सा होता है, ये अंश होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है, अंश होता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, प्रतिभूति को अगर थोड़ा देखोगे ना, तो प्रतिभूति जो है एक्चुअली में ये क्या है, तो ये देखी जाए ना तो इसी का एक हिस्सा, जैसे आप जानते हो ये एक प्रकार का देखा जाए तो प्रपत्र होता है, मैंने आपको बताया प्रपत्र होता है या रसीद होती है जो बिक्री हेतु होती है, यानी कि आप इसको बेच करके वित्त की उगाही कर सकते हो, वित्त की आप उगाही कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा प्रपत्र या रसीद आप कह सकते हो जो किसी का हिस्सा होता है, किसी अंश का एक हिस्सा के रूप में वो होती है, और वो आप कहीं भी बिक्री करते हो, राइट, उसे आप कहीं भी बिक्री करते हो तो उससे आप फाइनेंशियल या वित्त जुटा सकते हो, राइट, और ये मान्यता प्राप्त होती है, इतना याद रखना, एक मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये विक्रय हेतु एक रसीद होती है जिसे बेचकर हम क्या कर सकते हैं, वित्त की उगाही कर सकते हैं। तो प्रतिभूति समझ में आ गया ना, एक प्रकार का ऐसा प्रपत्र होता है जो मार्केट के अंतर्गत हम उससे क्या कर सकते हैं, बेचकर बिक्री करके उस प्रपत्र को हम पैसा उगाही कर सकते हैं, इसलिए वो एक मान्यता प्राप्त होती है, अनिवार्य एक मान्यता प्राप्त होती है, राइट। अब क्या होता है कि यही प्रतिभूति अगर आप देखोगे ना, यही प्रतिभूति अगर आप देखोगे ना, तो यही प्रतिभूति अगर आप जारी करते हो, ओके, अगर आप प्रतिभूति जारी करते हो तो इससे क्या होता है कि मार्केट से हम पैसा जुटाते हैं, तो प्रतिभूति को हम जारी करके
वो मार्केट से हम पैसा जुटाते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, मैंने अभी तक आपको जो बताया ना कि पैसा कैसे उगाही करते हैं, तो यही उगाही करने का ये जो तरीका होता है, उगाही कैसे करते हैं, तो मैंने दो दो बेसिस पे आपको बताया था। पहला आपको मैंने बताया था कि आप शेयर के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से, ये हमने आपको बताया मार्केट से, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत आप जानते हो कि जो हम पैसा जुटाते हैं तो ये कंडीशन बेसिक प्रतिभूति पे ही डिपेंड करता है, राइट। वो प्रतिभूति पे ही डिपेंड करता है। तो प्रतिभूति जो है, अगर कोई कंपनी है, कोई स्टैब्लिश हो रही, वो प्रतिभूति क्या करेगी, वो जारी करेगी, राइट। अब वो प्रतिभूति जारी करेगी, और प्रतिभूति एक प्रकार का क्या होता है, एक शेयर ही होता है। जैसे मैंने शेयर मार्केट बताया है, ये शेयर ही होता है, एक अंश होता है। और शेयर और अंश जो होता है, इसी को एक्चुअली में देखा जाए ना, जब ये मार्केट में जब उसकी बिक्री होती है, तो आप जानते हो उससे क्या है कि पैसा उगाही होता है, पैसा उगाही होता है। तो 100% हम कह सकते हैं कि वो एक प्रतिभूति है, राइट। वो क्या है, इस प्रतिभूति है। तो सिक्योरिटी जो है एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये देखा जाए तो मार्केट में एक प्रकार से पैसा जुटाने का एक माध्यम है। मार्केट में प्रतिभूति क्या है, एक पैसा जुटाने का एक माध्यम है, जिसको हम प्रपत्र के द्वारा बिक्री करके हम उसको पैसा जुटा लेते हैं। अब वो चाहे शेयर हो सकता है, अंश हो सकता है, या कोई एक ऋण पूंजी, जैसे हम उधार लेते हैं किसी से, वो भी एक हिस्सा हो सकता है। तो ये प्रतिभूति होती है। समझ में आ गया? थोड़ा हम डिटेल से थोड़ा और समझते हैं प्रतिभूति को। देखो, आज हम ये थोड़ा समाप्त कर देते हैं, ठीक है, प्रतिभूति और ये सब कुछ। तो प्रतिभूति समझ में आ गया होगा, यानी कि एक प्रकार से मार्केट से पैसा जुटाने का एक माध्यम होता है, जो बिक्री हेतु प्रपत्र होता है, जो हम क्या करते हैं, मार्केट से पैसा जुटाते हैं, ठीक है, अपने कारोबार के लिए, और इसे हम बेच भी सकते हैं, वित्त जुटा सकते हैं। तो प्रतिभूति के अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, तो इसमें हम शेयर को शामिल करते हैं। जैसे शेयर, आपने जैसे कंपनी कोई भी शेयर होते हैं, ठीक है, या हम अंश अंश हम कह सकते हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं प्रतिभूति। तो सिक्योरिटी होती है ना, कोई भी कंपनी है, कोई भी जब रिलीज करती है तो प्रतिभूति जारी करेगी, तो एक सिक्योरिटी देती है कि हाँ, अगर हम जो चीज़ें आपको दस्तावेज के तहत आपको हम दे रहे हैं, तो उसको एक प्रकार से अगर आप उसे कहीं भी बिक्री कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आप उससे पैसा ले सकते हो। तो पैसे में जैसे शेयर आ जाओ, तो शेयर अगर आपको एक प्रतिभूति के तरीके से आपको दिया गया है, तो वही शेयर आप किसी मार्केट में आप कहीं भी बेच सकते हो, तो उससे आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। तो प्रतिभूति में शेयर अंश आ सकता है। इसके बाद आप जानते हो ऋण पूंजी। ऋण पूंजी, जैसे आप क्या करोगे, इस प्रतिभूति से आप जानते हो ऋण पूंजी, ठीक है, ऋण लेना हो, तो ऋण लेना का मतलब है, जैसे आप जानते हो उधार, यानी कि ऋण लेने का मतलब है उधार, ठीक है, आप उधार लेते हो। तो उधार आप अगर लेगो, तो वो भी दो 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 बेसिस पर आपको मिलेगा। उधार आप देखोगे ना, तो पहला होता है कारोबार, एक कारोबार, ठीक है, तो कारोबार आ जाता है। तो कारोबार के अंतर्गत अगर देखोगे, जा हुंडी, कारोबार में एक होती है हुंडी, और दूसरी आती है आपकी कारोबारी बॉन्ड। तो ये कोई प्राइवेट संस्था कंपनी है, वो रिलीज करती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, मार्केट में अगर वो पैसा लेगी, ठीक है, मार्केट से वो पैसा जुटाएगी, तो वो ऋण पूंजी यानी कि उधार लेगी, तो वो प्रतिभूति जारी करेगी। तो प्रतिभूति जारी करेगी, तो वो क्या है, दो बेसिस पर होगी। कारोबार, अगर वो कारोबार करना चाह रही है, तो कारोबार करेगी तो 100% है, वो मार्केट से पैसा जुटाएगी, तो वो हुंडी। दूसरी बात, कारोबारी बॉन्ड जारी करके। और ये हुंडी जो होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये होता है शॉर्ट टर्म। जबकि कारोबारी बॉन्ड जो होता है, ये एक्चुअली में देखा जाए, ये होता है लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म, इसकी समय अवधि निश्चित होती है। तो हुंडी जो है, ये शॉर्ट टर्म होती है, ये भी कारोबार के लिए पैसा मार्केट से जुटाती है। दूसरी बात, कारोबारी बॉन्ड जो है, वो भी क्या है, पैसा जुटाती है। समझ रहे? तो ये दो बेसिस पे होती है। इसके बाद आप ऋण पूंजी उधार लेना है, तो उधार तो कोई ले सकती। प्रतिभूति, देखो प्रतिभूति ये प्राइवेट कंपनी संस्था ही नहीं, ये गवर्नमेंट भी रिलीज करती है, गवर्नमेंट भी जारी करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट को भी ऋण पूंजी उधार लेना है, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, जारी करेगी। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, क्या करती है गवर्नमेंट भी, सरकारी हुंडी, सरकारी हुंडी गवर्नमेंट जो जारी करेगी, सरकारी हुंडी। इसके बाद सरकारी बॉन्ड है वो, तो सरकारी बॉन्ड भी आपने देखा हो गवर्नमेंट जारी करती है।
तो बॉन्ड तो आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया ही। तो सरकारी बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड के माध्यम से पैसा जुटाती है, सरकारी हुंडी जारी करती है, शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म होती है। तो आपने ट्रेजरी बिल जैसे सुना है, वो एक प्रकार का शॉर्ट टर्म होता है, केंद्र सरकार द्वारा ही जारी किया जाता है। और राज्य सरकार है, सरकारी बॉन्ड वॉन्ड ये सब राज्य सरकार है। प्रतिभूति, प्रतिभूति सरकारी बॉन्ड ये राज्य सरकार भी जारी कर लेती है, क्योंकि ट्रेजरी जो बिल है वो केंद्र सरकार केवल जारी करती है। इतना समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। सरकारी बॉन्ड है लॉन्ग टर्म है सर, और ये जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए। बॉन्ड आपको मैंने बता ही दिया है, हुंडी आपको मैंने बता ही दी है, समझ में आ गया। चलो, इसके बाद आप जानते हो शाश्वत बॉन्ड भी सुना हो। तो शाश्वत बॉन्ड में आपने देखा हो कि इसकी जो शाश्वत बॉन्ड होता है, शाश्वत बॉन्ड में भी एक लिमिट होती है। हम आपको यहाँ सॉवरेन बॉन्ड और उसकी और बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ पर बॉन्ड में एक शाश्वत बॉन्ड और होता है, तो जो आर्थिक क्षेत्र में काम करता है, अर्थव्यवस्था में। तो उसमें आप जानते हो शाश्वत बॉन्ड में ब्याज जो होता है वो मिलता रहता है, शाश्वत बॉन्ड में ब्याज मिलता रहता है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो एक लिमिट के बाद क्या होता है कि वो ब्याज पे ही भुन जाता है, उसमें फिर रुपया नहीं दिया जाता है। एक मतलब एक अवधि होती है निश्चित, लेकिन वो निश्चित अवधि के पहले पहले भी ब्याज उस शाश्वत बॉन्ड से मिलता रहता है, लेकिन उसमें फिर रुपया नहीं मिलता है, वो ब्याज के आधार पर ही भुन जाता है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। तो प्रतिभूति समझ में आ गया, शेयर मार्केट भी समझ में आ गया। इसके बाद कमोडिटी एक्सचेंज, थोड़ा और समझ लो, लास्ट है कमोडिटी एक्सचेंज। इसके बाद आपको मैंने बीएसई है और सेबी, सेंसेक्स, निफ्टी, ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। इसके अंतर्गत हम वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। प्रतिभूति वो सॉरी क्या होते हैं, सेबी, ए बी क्या है, सेबी जो भी है उस शेयर मार्केट को क्रियान्वित करने में उसके रूल्स क्या क्या हैं, जो भी है उस प्रकार से विनियमित करती है। चलो, अब हम पढ़ेंगे हाँ थोड़ा कमोडिटी एक्सचेंज। तो कमोडिटी जो एक्सचेंज है ये एक्चुअली में अगर आप देखो, कमोडिटी का मतलब तो है वस्तु को, वस्तु आप समझ लो, एक्सचेंज मतलब होता है परिवर्तनशील या बदलाव। तो कमोडिटी एक्सचेंज में है, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसके अंतर्गत कोई वस्तु आपको फिजिकली दिखाई नहीं देती है, ठीक। इसके अंतर्गत है कोई वस्तु फिजिकली दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है, डीमेट अकाउंट खोला जाता है, डीमेट अकाउंट खोलते हैं, और इसका क्या है, डीमेट अकाउंट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। डीमेट अकाउंट खोलवाओगे, इसमें फिर रजिस्ट्रेशन कराओगे, और फिर क्या होता है कि जो भी आपका डीमेट अकाउंट में जो भी पैसा है, राइट, अब इस पैसा से आप कोई चीज़ खरीदते हो, इस पैसे से आप कोई चीज़ खरीदते हो, तो वो कैसे खरीदना है उसका आधार, जैसे आप जानते हो कि मुझे गोल्ड खरीदना है, राइट। अब ये गोल्ड है वो मार्केट में देखा जाता है कि उसकी वैल्यू किस हिसाब से है, यानी कि उसकी वैल्यू आप 50,000 रुपये तोला इस प्रकार से आप मान लो। तो 10 तोला उसने क्या किया, 50,000 तोला के माध्यम से 10 तोला खरीदा और वो 5 लाख का खरीद लिया, लेकिन उसके पास गोल्ड नहीं आया है, राइट, उसके पास गोल्ड नहीं आया है, लेकिन उसने खरीद लिया है, वो किससे, डीमेट अकाउंट से उसने खरीद लिया है। अब क्या होता है कि वो मार्केट में देखता है कि उसने डीमेट अकाउंट रजिस्ट्रेशन वो सब कुछ रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो डीमेट अकाउंट में उसने 10 10 तोला गोल्ड खरीदा, और वो देख रहा है कि वर्तमान में इसका 50,000 रुपये एक तोला के है, तो वो 10 तोला 5 लाख का खरीद लेता है। अब क्या होता है कि कुछ समय बाद आप देखते हो कि सारगे आती हैं, शादी विवाह आते हैं, तो फिर यही जो गोल्ड है वो हो जाता है महंगा, लेकिन उसने अपने पास नहीं रखा खरीद के, ध्यान से सुनना, अपने पास नहीं रखा, केवल केवल एक डीमेट अकाउंट के तहत एक रजिस्टर से एक प्रपत्र हो जाता है, उससे उसे ये जानकारी मिल जाती है कि हाँ हमारा 5 लाख का सोना है, मार्केट में है, लेकिन उसके पास नहीं है, मार्केट में है वो पैसा, वो गोल्ड है वो मार्केट में चल रहा है। अब क्या होता है कि यही गोल्ड जब शादी विवाह आते हैं तो उस समय यही 50,000 की जगह वो 60,000 रुपये तोला हो गया। तो यही 10 तोला उसने खरीदा था, ये 5 लाख का खरीदा था, राइट। अब ये कितने का हो गया, 60, यानी कि 6 लाख का, 6 लाख का हो गया, इसमें उसको 1 लाख का बेनिफिट हुआ। तो वो क्या करेगा, यही डीमेट अकाउंट के तहत वो बेच देगा, वो किसी को बेच देगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि ये जो कमोडिटी एक्सचेंज है इसके अंतर्गत अगर आप देखोगे ना, तो व्यक्ति जो भी खरीद रहा है गोल्ड है, तो वो एक्चुअली में अपने पास नहीं है उसके,
वो डीमेट अकाउंट होता है उसने खरीदा है, वो उसके पास नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, वो मार्केट ही में है, वो पैसा, वो गोल्ड मार्केट में है। लेकिन बस ये है कि वो मार्केट में उसका जो गोल्ड है वो उसका 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन वो 5 लाख हमारे गोल्ड है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन जैसे ही वो गोल्ड महंगा होता है तो वही फिर क्या करेगा, डीमेट अकाउंट के अंदर वो बेच देगा और उसको 1 लाख का फायदा बैठे बैठे हो जाएगा। यही कहलाता है कमोडिटी एक्सचेंज। लेकिन ये गोल्ड पे ही नहीं है, ये एक्चुअली में दालों पर भी है, ठीक है, दालों पर है और तिलहन हैं, दालें हैं, तिलहन हैं, इन पे आपको मिलेगा, ठीक है, ये कमोडिटी एक्सचेंज। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे वस्तु का अगर मूल्य में वृद्धि होगी, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, तो आपका बेनिफिट है उतना ही ज़्यादा होगा, जिस उसका बेनिफिट, या हम कह सकते हैं डीमेट अकाउंट में डीमेट जो है आपका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। तो ये एक्चुअली में क्या कहलाता है, वायदा बाजार। ये क्या कहलाता है, वायदा बाजार। आपने नाम सुना हो, वायदा बाजार क्या होता है, यही एक्चुअली में होता है कमोडिटी एक्सचेंज या वायदा बाजार, जिसे हम भविष्य का बाजार कहते हैं। यानी कि हम इस आधार पर कोई चीज़ ले लेते हैं कि हाँ ये भविष्य में इसकी संभावना है कि ये महंगी हो सकती है, तो उस कंडीशन बेस पे हम उसको परचेज कर लेते हैं डीमेट में। लेकिन बाद में जैसे ही वो वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उसे बेच देते हैं, लेकिन हमारे पास वो प्रॉपर फिजिकली रूप में नहीं होती है। बस यही कहलाता है कमोडिटी एक्सचेंज, और कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर मार्केट में अब कुछ बेसिकली बचा नहीं है, और भी सरकार की जो भी इसके अंतर्गत अलग अलग सरकार इस पे जो भी काम कर रही है, ठीक है, वो अपना करंट अफेयर से आप समझ सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है समझने में, कहीं पर आपको लगता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर अपना जो भी डाउट सेशन है वहाँ रख सकते हो, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। ठीक, चलिए।